वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न के नीचे हमारे द्वारा व्याख्या दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में दियारा भूमि का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, बिहार में दियारा भूमि का तात्पर्य होता है बाढ़ के मैदान का वह क्षेत्र जहां हर साल नई जलोढ़ मिट्टी जमा होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह एग्जाम के लिए पूछा भी जा सकता है। यहाँ दियारा या खादर उस निम्न भूमि क्षेत्र को कहते हैं जो नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित होता है और जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान नई और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की एक परत जमा हो जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होता है, लेकिन बाढ़ के कारण यहाँ बसावट अस्थिर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा कार्य करता है। तो दोस्तों, भारत के उस समय उपराष्ट्रपति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राष्ट्रपति यानी उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ रिक्त हो जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यदि वे भी उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश यह कार्यभार संभालते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए होगा कि यह अधिनियम 1969 का है। हमारा अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 जिसका संबंध सतत विकास से है किस ऐतिहासिक सम्मेलन का परिणाम था। तो यह परिणाम था रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, के दौरान एजेंडा 21 नामक एक कार्य योजना को अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी में सतत विकास को प्राप्त करना था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, यह किया जाता है आंत में मौजूद जीवाणुओं के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हमें विटामिन के आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों में से भी मिलता है लेकिन हमारी बड़ी आंत में मौजूद सहजीवी जीवाणु भी विटामिन के विशेष रूप से K2 का संश्लेषण करते हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रमुख थी। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यह गतिविधि थी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना, नशाबंदी आंदोलन और वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार करना, ये सभी थे। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान उपरोक्त सभी गतिविधियां बड़े पैमाने में हुई थी। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों का बहिष्कार किया गया। छात्रों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों को छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयों जैसे बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि एक भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि इसका आवर्तकाल 24 घंटे का होता है, ये सही बात है। यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ये भी सही बात है। और यह भूमध्य रेखा के तल में परिक्रमा करता है, ये सही बात है। पर यह ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करता है, ये गलत बात है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक से ज़्यादा उत्तर इस प्रश्न के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि एक भू स्थिर उपग्रह के लिए कथन बी और सी डी तीनों सही हैं। इसका आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। यह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पश्चिम से पूरब घूमता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इसकी कक्षा
भूमध्य रेखीय तल में होती है। इन्हीं शर्तों के कारण यह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों एक ही व्यवसाय या शिल्प के व्यापारियों का संघ। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राचीन में भारत में श्रेणी या गिल्ड एक ही व्यापार या शिल्प जैसे बुनकर, कुम्हार, बैंकर में लगे व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठित संघ होता था। ये श्रेणियां अपने सदस्यों के लिए नियम बनाती थी, गुणवत्ता नियंत्रित करती थी और बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस किन दो गैसों का मुख्य मिश्रण है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हो सकता है एग्जाम में पूछा भी जाए। तो यह मिश्रण है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रोड्यूसर गैस का निर्माण तब होता है जब हवा में, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, को रक्त तप्त कोक कार्बन के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और हवा की नाइट्रोजन आपूर्ति अपरिवर्तित रहती है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए किसे जाना जाता है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण ये तीनों ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नेतृत्व किए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन के एक व्यापक आंदोलन था। इसमें कई नेताओं ने अलग अलग श्रेणियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन का आह्वान मार्गदर्शन किया, जबकि श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेताओं ने जमीनी स्तर पर इसका नेतृत्व किया। इसीलिए एक से अधिक इस विकल्प के सही उत्तर हो गए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जिसके तहत न्यायपालिका विशेष कर सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिक की जांच कर सकती है और उसे असंवैधानिक पाए जाने पर रद्द कर सकती है, वो भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? दोस्तों दर्पण लेंस से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को भी ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए यह एक विशेष स्थिति है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर यानी सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के ठीक बराबर आकार का होता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में पाइप्ड पेट्रोलियम गैस के लिए बॉटलिंग प्लांट स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बरौनी में, बोधगया में और मुजफ्फरपुर, ये सभी मतलब तीनों में मौजूद है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों आपके 12 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में एलपीजी के ब्लॉटिंग प्लांट कई स्थानों पर हैं। बरौनी, बेगूसराय में
IOCL का एक बड़ा प्लांट है। इसके अलावा बोधगया और मुजफ्फरपुर में भी ब्लोटिंग प्लांट स्थित है। अतः एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यह सही बात है। इसमें अपना स्वयं का अपना DNA और राइबोसोम होता है, ये भी सही बात है। यह कोशिका श्वसन का मुख्य स्थल होता है, ये सही बात है। परंतु यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये गलत बात है। ये दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह कथन गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं यानी जंतु और पादप कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है, क्योंकि दोनों को ही ऊर्जा यानी ATP की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जुक कौन थे। तो रज्जुक जो है मौर्यकालीन में यह थे ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक और राजस्व कार्य करने वाले अधिकारी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि रज्जुक महत्वपूर्ण अधिकारी थे जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता था। उनके पास भूमि मापने और राजस्व निर्धारण करने के साथ साथ न्यायिक शक्तियां यानी दंड देने का अधिकार भी था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों यह है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी प्रयागराज से हल्दिया तक ये राजमार्ग है। और राजमार्ग से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है। यह भारत का सबसे लंबा संचालित राष्ट्रीय जलमार्ग है। हमारा अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों साइलेंट वैली की बात कही जा रही है, तो यह केरल में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यह अपनी अद्वितीय जैव विविधता और सदाबहार वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे साइलेंट वैली को आप याद रखेंगे कि केरल में ज़्यादा गर्ल्स पाए जाते हैं, इसीलिए गर्ल्स लोग साइलेंट रहती है, यानी साइलेंट वैली केरल में है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी। तो दोस्तों यह हुआ था अंजुम इस्लामिया हॉल पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1934 में पटना के अंजुम इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा मिलाना चाहिए और आयन विधि करना चाहिए, आयन विनिमय विधि करना चाहिए, यानी ऑप्शन ई नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि दो प्रश्न एक साथ इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाते हैं। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि पानी की अस्थायी कठोरता जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है को केवल उबाल कर नहीं हटाया जा सकता। इसे हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा मिलाना और आधुनिक जल शोधन संयंत्रों के में उपयोग की जाने वाली आयन विनिमय विधि दोनों ही प्रभावी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है यह है दोस्तों भाग 4 का ए में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इन्हें 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नए भाग 4 का ए अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों लार में एमाइलेज और लाइसोसोम दोनों पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हमारी लार में मुख्य रूप से सलाइवरी एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं, होता है जो स्टार्च को पचाता है। इसके अलावा लार में लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम भी होता है जो एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में काम करता है और भोजन में मौजूद कुछ जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यानी बी और सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस को किस घटना के लिए फांसी दी गई थी? तो दोस्तों खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड यानी किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के कारण उन्हें फांसी दी गई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था, लेकिन गलती से उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान 7.4 का इसका अर्थ है कि रक्त प्राकृत में, तो 7.4 क्या होता है प्राकृत में? तो यह होता है दोस्तों क्षारीय प्रवृत्ति का। 7 से नीचे जो है अम्लीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि पीएच पर 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। 7 से 7.4 जो है रक्त का मान पीएच, इसलिए यह हल्का क्षारीय है। हमारा अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों यह प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार की जनसंख्या का स्थान क्या है? तो दोस्तों यह है तीसरा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी था, जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान बिहार का जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पे था। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, ये सही क्रम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सूर्य से दूरी का सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्रम आपको याद रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया और इसे कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। हालांकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो दोस्तों अदिश राशि की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे ऊर्जा जो है अदिश राशि है, बाकी त्वरण बल और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऊर्जा एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। त्वरण बल विद्युत क्षेत्र तीनों ही सदिश राशियां हैं क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी को जाना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मोहम्मद गौरी के एक सेनापति इब्न बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार पर आक्रमण किया और ओदंतपुरी एवं नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। उसी ने
बिहार में तुर्क सत्ता की प्रभावी रूप से स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि जो थी यह 1966 से 1969 था। दोस्तों ये आपको योजना जो है अवकाश और पंचवर्षीय योजना ये आपको पूरा देख लेना होगा, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और सूखे के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथा योजना को स्थगित कर दिया गया। इसके स्थान पर 1966 से 1969 तक 3 वर्षीय योजना चलाई गई। इसी अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है। दोस्तों आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। इसका उपयोग खगोलीय दूरियों जैसे तारों और आकाशगंगाओं की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो दोस्तों यह दिया गया था सारनाथ में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी वाराणसी के पास के हिरन पार्क में अपने 5 पूर्व साथियों को दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है A, D, E, K ये होते हैं। तो यहाँ पे देखिए K और A दोनों है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि विटामिन A, D, E के वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C जल में घुलनशील होते हैं। यानी दिए गए ऑप्शन में विटामिन K और A दोनों ही वसा में घुलनशील है। हमारा अगला प्रश्न है कि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों F.G. सलाई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के दबाव में सरकार ने किसानों की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रांत के आयुक्त F.G. सलाई थे। महात्मा गांधी भी इस समिति के सदस्य थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी तारे का रंग क्या इंगित करता है? तो दोस्तों किसी तारे का रंग उसकी पृष्ठीय तापमान को इंगित करता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किसी तारे का रंग उसकी सतह के तापमान का सूचक होता है। सबसे गर्म तारे नीले या सफ़ेद दिखाई देते हैं, मध्यम तापमान वाले तारे पीले जैसे हमारे सूर्य, और सबसे ठंडे तारे लाल या नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा महाविहार को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था नष्ट बख्तियार खिलजी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1193 ईस्वी के आसपास तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे प्राचीन भारत के एक महान ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो दोस्तों वह भाग है भाग 4। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये सिद्धांत देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सरकार के एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पहले रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाते थे, समताप मंडल में पहुंचकर ओजोन O3 अणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे ओजोन परत में छेद हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, जबकि NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? तो दोस्तों यांत्रिक तरंग जो है ध्वनि तरंग है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यांत्रिक तरंगों को यात्रा करने के लिए एक माध्यम यानी ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे इसी श्रेणी में आती है, ये आपको याद रखना है। रेडियो तरंगे एक्स रे और प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जिन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और वे निर्वात में भी चल सकती है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मुंगेर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुंगेर जिले के जमालपुर में स्थित रेलवे वर्कशॉप की स्थापना 1862 में हुई थी। यह भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी इरविल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविल समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 5 मार्च 1931, यह डेट भी आपको याद रखना है दोस्तों। और महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की थी। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका में पाया जाता है, हरित लवक ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है, बड़ी राजधानी ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी ये तीनों जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक से ज़्यादा प्रश्न ऑप्शन इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक और एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि आजाद दस्ता जो एक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन था का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका गठन करवाया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ छापामार युद्ध छेड़ने के लिए नेपाल के तराई क्षेत्रों में आजाद दस्ता का गठन किया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों उसके आयतन पर आयतन घट जाता है, ये आपको याद रखना है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पानी का व्यवहार असामान्य होता है। जब पानी जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है। इसके विपरीत जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो उसका आयतन घट जाता है और घनत्व बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों यह किया गया था हंटर कमीशन के सिफारिश पर हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था दोस्तों, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना
स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो यहाँ दोस्तों गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती ढलान तीव्र के कारण एक्शूरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। इस प्रश्न का हमारा अगला प्रश्न है कि भिखारी ठाकुर को किस लिए जाना जाता है? दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिखारी ठाकुर से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप देखेंगे कि हो जाएगा विदेशिया लोक नाटक से संबंधित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भिखारी ठाकुर जिन्हें भोजपुर का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ने विदेशिया नामक एक लोक नाटक शैली को लोकप्रिय बनाया जिसमें प्रवासन, सामाजिक कुरीतियां और ग्रामीण जीवन के दर्द को दर्शाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी ब्रिंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। यह पुराना सूत्र है दोस्तों। अगर जो ये ऑप्शन में दिया हो और नया वाला CaOCl का होल ट्वाइस, तो ये आपको सही होगा, और जो ये नहीं दिया है तो ये सही होगा। इसको आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक और विरंजक के रूप में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है यह स्थित है मनीला, फिलीपींस में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एशिया विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला के मांडलुयोंग शहर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्वी भाग में बहती है? तो वह नदी है दोस्तों महानंदा नदी। दोस्तों 50 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महानदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और बिहार के किशनगंज महानंदा नदी है दोस्तों। ये महानंदा नदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों से होकर बहती है। यह बिहार में प्रवेश करने वाली सबसे पूर्वी नदी है और यह बिहार तथा पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सरफेक्ट फेस्टिवल का संबंध किस कला से है? तो इसका संबंध दोस्तों रंगमंच यानी थिएटर से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सरफेक्ट एक संस्था है जो बिहार में विशेषकर पटना में रंगमंच गतिविधियों और नाटकों का आयोजन करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बनता है और इसका गुण क्या होता है? तो दोस्तों एक फ्यूज तार जो है यह टीन और सीसा और यह निम्न गलनांक का होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फ्यूज तार आमतौर पर एक टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से बनाया जाता है क्योंकि इस मिश्र धातु का गलनांक निम्न होता है। इसका प्रतिरोध भी उच्च रखा जाता है ताकि अतिरिक्त करंट प्रभावित होने पर यह गर्म होकर पिघल जाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है जिसमें एक मजबूत केंद्र के साथ शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना भी कनाडा से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है,
एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है दोस्तों, यह एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और उनकी वकालत के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय लंदन में है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह अपनी आर्द्रभूमि और जलीय पक्षियों के लिए भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, एक नॉटिंगल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो दोस्तों, एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नॉटिंगल मील दूरी की एक इकाई है जिसका उपयोग समुद्री और हवाई नेविगेशन में किया जाता है। एक नॉटिंगल मील 1852 मीटर यानी 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.609 किमी एक मील के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो वह जिला है दोस्तों पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित हवाई अड्डा का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्मान में रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों, वह रोग है क्षय रोग। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्षय रोग बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। पोलियो, खसरा और चेचक तीनों ही विषाणु जनित रोग है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaNaHCO3। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसका सूत्र होता है NaHCO3। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों, यह लिपि है ब्राह्मणी लिपि। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अशोक के अधिकांश शिलालेख और स्तंभ लेख ब्राह्मणी लिपि में और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में मिले कुछ शिलालेख खरोष्टी और आरामी लिपि में है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को USA में की गई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1913 में लाला हरदयाल ने के नेतृत्व में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को यानी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो वह भाग है दोस्तों पत्ती। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपनी पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, के माध्यम से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नालंदा महाविहार के अवशेष स्थित हैं? तो दोस्तों, यह स्थित है नालंदा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राचीन विश्व का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा महाविहार वर्तमान में नालंदा जिले में स्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है? तो वह विटामिन है विटामिन C। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड उष्मा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। खाना पकाने पर या खाद्य पदार्थ को गर्म करने पर यह आसानी से नष्ट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार
में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है राजगीर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर की रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापान के बौद्ध संघ द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक समर्थन प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों यह है टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन और दादर और नागर हवेली तथा दमन द्वीप के विलय के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को बिहार का शिमला कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है कि बिहार का शिमला किसे कहा जाता है। यह एक भावना है, माने औपचारिक बात है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में किसी की भी स्थान को आधिकारिक तौर पर या लोकप्रिय रूप से बिहार का शिमला नहीं कहा गया है। यह एक सामान्य भ्रामक प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो दोस्तों यह होता है वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। यानी उपयुक्त में से ये सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पाचन की एक की प्रक्रिया में जटिल खाद्य अणु सरल घुलनशील अणु में टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में और वसा वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। अतः ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को परिभाषित करने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उनका निर्णय अंतिम होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पायराइट का विशाल भंडार पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है रोहतास में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रोहतास जिले की आमजोहर पहाड़ी में पायराइट यानी आयरन सल्फाइड का विशाल भंडार है, जिससे गंधक यानी सल्फर निकाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधित सभी घटनाएं होती है? तो दोस्तों वह है क्षोभ मंडल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्षोभ मंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत और मौसम संबंधित लगभग सभी घटनाएं बादल, बारिश, आंधी यहीं घटित होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक वामपंथी गुट की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज मुख्य रूप से कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों यह स्रावित होता है अग्नाशय से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वसा के पाचन के लिए अधिकांश और सबसे महत्वपूर्ण लाइपेज एंजाइम अग्नाशय यानी पेनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है और यह छोटी आंत में अपना कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सामान्य वर्षा का पानी थोड़ा अम्लीय होता है, जबकि वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषण पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो वर्षा का पीएच 5.6 से भी कम कर हो जाता है, जिसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सौराठ सभा यानी मेला का आयोजन
आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है दोस्तों मधुबनी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सौराठ सभा यानी मिथिला क्षेत्र में मधुबनी के पास लगने वाला एक अनूठा वार्षिक मेला है, जहां मैथिली ब्राह्मण समुदाय के लोग अपने बच्चों के विवाह तय करने के लिए एकत्रित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो दोस्तों यह निहित है संसद में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों और विभाजन 3 सूचियां संघ, राज्य और संवर्ती में किया गया है। वे विषय जो तीनों सूचियों में से किसी भी में भी शामिल नहीं है अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की अन्य शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो दोस्तों यहाँ पे सदिश राशि की बात कही जा रही है, तो यहाँ बल जो है सदिश राशि है और दूरी, चाल, कार्य ये अदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और संवेग सदिश राशियां हैं। दूरी, चाल और कार्य अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी? तो दोस्तों यह किया गया था धर्मपाल के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में भागलपुर के पास विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ प्राथमिक रंग नहीं है की बात कही गई है, तो लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग है, पर पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, प्रकाश के संदर्भ में लाल, हरा, नीला यानी RGB तीनों ही प्राथमिक रंग माने जाते हैं। पीला एक द्वितीयक रंग है जो लाल और हरे के प्रकाश को मिलाने से बनता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें जो कथन सही है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ये सही है। वज्जी संघ का प्राथमिक गणतंत्र माना जाता है, ये सही है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, ये सही है। पर ये सभी महाजनपद गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, ये गलत है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ABC तीनों सही है। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी संघ वैशाली और प्रथम गणतंत्र था, और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व करने का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान मजरुल हक ने अपनी जमीन दान देकर पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो वह एंजाइम है दोस्तों पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पेप्सिन अमाशय में और ट्रिप्सिन छोटी आंत में दोनों ही एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम करता है, अतः C और D इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार को मुख्य रूप से क्या था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य रूप से था दोस्तों कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1928 में भारत आए साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, इसी कारण इसका राष्ट्रव्यापी बहिष्कार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि
ब्लू मून की घटना क्या है? तो दोस्तों ब्लू मून की जो घटना है वह है एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है, इसे ही ब्लू मून कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्लू मून एक खगोलीय घटना है। आमतौर पर हर महीने एक पूर्णिमा होती है, लेकिन जब किसी एक ही कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ती है तो उससे दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे सोडियम का बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के नामों से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था। इसी दिन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, परंतु माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला जूट और मखाना दोनों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कटिहार और पूर्णिया जो है ये जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, परंतु दरभंगा जो है ये मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में होता है, वहीं मखाना उत्पादन मुख्य रूप से दरभंगा और मधुबनी जिलों में होता है। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापने की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डॉप्सन यूनिट वायुमंडल के एक स्तंभ में ओजोन की कुल मात्रा को मापने की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दक्षिण सहायक नदी है? तो वह नदी है दोस्तों सोन नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नदी अमरकंटक से निकलकर दक्षिण की ओर से पटना के पास गंगा में मिलती है। घाघरा, गंडक और कोसी उत्तरी सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो वह पादप हार्मोन है दोस्तों एथिलीन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एथिलीन एकमात्र पादप हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिम चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो उस उपकरण का नाम है जनरेटर और डायनेमो, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जनरेटर और डायनेमो दोनों ही आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में सेट में हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन करवाए गए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इस सेट से आपके एग्जाम में लगभग 20 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते चले। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।